आज से 30 साल पहले जब इंटरनेट अपनी गति पकड़ रहा था, उस दौर में किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि देश की प्रतिष्ठित समाचार पत्र के अलावा कई बड़ी मैगजीन के प्रिंट संस्करण बंद होने लगे। लेकिन यही वर्तमान यथार्थ है। बच्चों के बीच उस समय लोकप्रिय रही नंदन चंपक जैसी पत्रिकाएं और महिलाओं और अनपाठकों के बीच बाजार में आसानी से कादम्बिनी वनिता से लेकर कई बड़ी मैगजीन में थी। लेकिन सर्कुलेशन कम होने के कारण ये धीरे धीरे बंद होती गई या बंदी के कगार पर। लेकिन डिजिटल मीडिया के इस दौर में पाठक वर्ग के पढ़ने के तरीके में काफी बदलाव हुआ है, जिसका प्रभाव आज देखने को मिलता है। इसी दौर में सोशल मीडिया पे परिचित एक लेखिका से हमारी पहचान हुई, जो हाउस वाइफ होने के साथ साथ लेखन में भी सक्रिय है। इनकी सबसे खास बात यह है कि इन्होंने अपनी महिलाओं की इस वर्ग के बीच पहचान बनाने में डिजिटल माध्यम से कामयाब किया। ऐश्वर्या मिश्रा नाम की इस युवा लेखिका के साथ आज हम फेसबुक लाइव करने जा रहे हैं। मैं इनका एक छोटा सा परिचय भी करा दूं। ऐश्वर्या मिश्रा जी मॉम प्रेस शो, प्रतिलिपि के अलावा कई अन्य वेबसाइट के लिए लगातार लिखती हैं। इनमें से कई सोशल मीडिया पे काफी पॉपुलर है, जिनकी फॉलोइंग मिलियंस में रही है। ऐश्वर्या मिश्रा की कहानी पाठकों के बीच काफी लोकप्रिय है। इनके अधिकतर कहानियों के पाठक की संख्या मिलियंस में होती है। महिला संबंधित विषयों के अलावा हास्य और व्यंग्य लेखन में साहित्य जगत में इनका नाम है। मूलतः बिहार की ऐश्वर्या मिश्रा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गया में पूरी की थी। उसके बाद उन्होंने रांची यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता और इकोनॉमिक्स में पीजी किया। वो करीब 5 साल तक कई अखबारों से भी जुड़ी रही हैं। इसके अलावा हैदराबाद में आयोजित होने वाले ओपन माइक के साथ साथ ऑनलाइन आयोजित होने वाले अनेक साहित्यिक गोष्ठी में भी हिस्सा लेती है। उनकी एक पुस्तक ऑनलाइन उमनिया, जो एक साझा संकलन है, इसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। उनकी एक कहानी संग्रह मंजूषा जल्दी आप लोगों के साथ सामने आने वाला है। ऐश्वर्या मिश्रा जी का कंवरजी बंदर के इस फेसबुक लाइव में हार्दिक स्वागत है। बातचीत की जी, शुरुआत आपका भी करते बहुत हैं बहुत उनके लेखन जीवन के अनुभव से। ऐश्वर्या मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फेसबुक लाइव में। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने पेज पे मुझे लाइव बुलाने के लिए। आपके जीवन से हम लोग लेखन जीवन के अनुभवों से हम अपने बातचीत की शुरुआत करने जा रहे हैं। ऐश्वर्या जी, इस विशेष पाठक वर्ग के लेखन की शुरुआत कैसे हुई? आपका क्या अनुभव? जी, सर्वप्रथम मैं बता दूं कि मुझे लेखन में दिलचस्पी हमेशा से ही रही है। इसी कारण मैं पत्रकारिता से भी जुड़ी। रही बात कहानी लेखन की, तो जब मैं प्लस 2 कर रही थी तो उसमें मैं डायरी लिखा करती थी और डायरी लिखने के दौरान ही मुझे कहानी लिखने का शौक चढ़ा। तो मैं ये अपनी शौक मैंने अपने कुछ करीबियों से साझा किया। तो जब उन्होंने मुझे समझाया कि पहले मैं अपने करियर पर फोकस करूं, तो फिर मैं अपने शौक को पूरा करूं। लेकिन जब मैं पत्रकारिता की पढ़ाई कर रही थी, ये शौक मुझे फिर से जगा। उस समय मैंने कुछ कहानियां लिखी, लेकिन एक मन में हेजिटेशन कहिए या कुछ भी बोलिए, एक डर था कि मैं कहानियां लिखूं और लोगों पर जाया, कहीं वो लोग पढ़ के हंसे तो नहीं। फिर मैंने एक पेन नाम का सहारा लिया और मैंने अपनी कहानी रांची के एक लोकप्रिय पेपर में अपने नाम से न लिखकर एक पेन नाम से मैंने डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया, लेकिन समय अभाव कहिए या कुछ भी कहिए, फिर मैंने कहानी लिखना बंद कर दिया। फिर मैंने कुछ सालों तक पत्रकारिता मैंने जॉब किया। लेकिन शादी के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी। तो मैं घर पे बैठी थी, तो मेरे जो हस्बैंड थे उन्होंने कहा कि तुम मैं कहानी फिर से लिखो। लेकिन उस समय पता नहीं क्यों मुझे कहानी लेखन से विरक्ति हो चुकी थी। लेकिन 2017 में फिर से मुझे कहानी लिखने का शौक चढ़ा। मतलब कहते हैं शौक से कितना दिन आप विरक्त हो सकते हैं, शौक से तो आप ज्यादा दिन तक विरक्त तो हो नहीं सकते हैं। तो फिर से मैंने उसी समय सोच रही थी मैं कुछ कहानियां लिखूं, लेकिन कहाँ डालूं, कैसे डालूं, कुछ न्यूज़पेपर में पता कर ही रही। तभी मुझे मॉम प्रेशर प्लेटफॉर्म के बारे में मुझे पता चला कि जहाँ पे कोई भी राइटर्स अपनी कहानी लिख के दे सकता है, कहानी या लेख। तो मैंने पहली बार कहानी नहीं, मैंने एक लेख मैंने मॉम प्रेशर को डाला। जब मैंने लेख डाला तो मैंने वहां देखा कि लोग कहानियां भी डालते हैं। तो ये मेरे लिए कहते हैं सु अवसर था। तो फिर मैंने अपनी कहानी लिख के डाली और वो अपनी पहली कहानी थी जो मुझे मेरे 5 लाख व्यू मिली थी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे 5 लाख व्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे व्यूज इतने जा रहे हैं, तो एक कहते प्रोत्साहन मिला। और फिर वहां पे मैंने देखा वो जनरली महिला के लिए प्लेटफॉर्म है, तो उसी समय मुझे विशेष पाठक जो कहते महिला, तो उसी समय मुझे प्रोत्साहन मिला और उसी समय मैंने लिखना शुरू किया। और मैं कहूँ मेरे लिए काफी अच्छा अनुभव रहा है। ये अच्छा लगा जानकर कि आपने मतलब अपने असली नाम छिपा कर आपने मतलब ये
लिखना चालू किया और आपको बड़ा प्रोत्साहन मिला कम से कम एक हाउसवाइफ जो एक प्रोफेशनल के साथ देश के दक्षिणी भाग में रह रही है, और उसने अगर शेयर किया और प्रोत्साहन मिला घर वालों का, कम से कम आपके पति का जो आपके साथी, तो मैं चूंकि लगातार आपको पढ़ रहा हूँ करीब 1 डेढ़ साल से, तो मुझे लगता है कि आपकी कोई पोस्ट भी मैंने मिस नहीं की होगी। तो काफी कुछ जो सुनने को देख जो मतलब एक जो घर में जो बातचीत होती है, मतलब और सास बहू का व्यंग, ये सब काफी अच्छा लगता है, तो लगातार पढ़ता हूँ। तो एक और मैं एक जैसे क्या है आज के दौर में जो आपने जो पाठ्यपुस्तक तैयार किया, तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो घरों में अपने रहती है, ठीक है, हाउसवाइफ है जिनकी लेखन में रुचि है, और मैं सबका एक युवा लेखिका है, लेकिन मैं चूंकि एक ये प्रोफेशन भी एक तरह से बहुत लोग अपनी पैशन को जीविका के तौर पे, एक प्रोफेशन के तौर पे भी इसको इसको इसके लिए काम कर सकते हैं, इसको शुरू कर सकते हैं। तो मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि प्रोफेशनल के तौर पर आप इसके लिए क्या सलाह दें? शुरुआत कैसे करें? कोई हाउसवाइफ है जो अपने घर में रह रही है और उसको लेखन कार्य में रुचि है, तो वो मॉम प्रेसों पे जाए, प्रेसों ये मॉम प्रेसों पे जाए, प्रतिलिपि पे जाए, या अन्य जो साहित्य के जगत में लोकप्रिय वेबसाइट, तो उसकी शुरुआत उसे कैसे करनी चाहिए, इसके लिए कुछ आप सजेशन देना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले मैं उन्हें ये सलाह देना चाहूंगी कि जब वो मतलब कोई भी महिला हो या लड़की उस क्षेत्र में अगर आना चाहती है, तो वो सिर्फ अपने शौक पूरा करने या सिर्फ क्या कहते हैं नेम फेम कमाने के उद्देश्य नहीं है। क्योंकि मेरे लिए एक लेखन शौक से ज्यादा टैलेंट है। अगर आप में वो टैलेंट नहीं है ना, तो फिर आप नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले तो मुझे लगता है कि सबसे पहले कि आपको उसको क्या कहते हैं उस टैलेंट को बाहर निकालना चाहिए। शौक के लिए तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जब तक लेखन सही लेखन वही है जब आप उसको अच्छे से लिखें। इसलिए पूरा समय लेकर लिखें, मतलब पूरा सोच विचार कर जब भी लिखने बैठे कुछ भी, तो उसको एकदम पूरी तरह से सोच विचार कर लिखें कि मुझे लिखना क्या है। और उसको लिखने से पहले अच्छे लेखकों को पढ़ें, लेखकों को पढ़ें। तो जब आप किसी दूसरे लेखक को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आपको कैसे लिखना है। तो जब आप पढ़ेंगे, और आज तो ऐसे भी डिजिटल वर्ल्ड है, मतलब एक जमाना था कि जब कोई भी घर की जो महिलाएं होती थी वो हर चीज के लिए पुरुषों पर निर्भर थी। अब है कि हर महिला के हाथ में मोबाइल है, और जब मोबाइल आपके हाथ में है तो पूरी दुनिया आपके हाथ में है। तो आज के टाइम पे जो हर किसी जिसके पास भी टैलेंट है वो घर बैठे भी अपने टैलेंट को शो कर सकता है। तो उसको अपने टैलेंट शो करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वो घर में भी अपने टैलेंट को से इंटरनेट के द्वारा भी अपने टैलेंट को शो कर सकता है। तो इसलिए सबसे पहले तो खुद को मतलब खुद की क्वालिटी को बढ़ाए, और खुद की क्वालिटी बढ़ाने के लिए लोग पढ़े, फिर उस पर टाइम दे, समय दे, और जैसे समय दे उसके बाद तो कुछ कुछ करेगी ना, अच्छे से करेगी वो। इसलिए नहीं कि मुझे मेरा शौक है तो कुछ भी लिख दो। कुछ भी लिखने से तो आपको एक समय ऐसा आएगा कि आपका लेखन रुक जाएगा, और फिर वो प्रोफेशन में आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, ये जो जिसने जो भी हमारे फेसबुक लाइव में मौजूद है, बाद में वीडियो हम यूट्यूब पे भी डालेंगे। तो भाई ऐसा है कि जो भी युवा लेखिका जो कम से कम इस पैशन को या इस टैलेंट, अगर टैलेंट भी शब्द सही है, इसको अगर अपने आप को अपने को इंगेज रखना चाहती है या इस पे काम करना चाहती है, तो कम से कम ऐश्वर्या जी की इन बातों के ऊपर जरूर अमल करें। अगर उनको लेखन कार्य में रुचि है तो एक कागज पे निकालें, 5-10 जो देश के सबसे अच्छी लेखिका है उनको पढ़ सकते हैं, रेगुलर साहित्यिक मिजाज की किताबों को, मैगजीन को पढ़ सकते हैं, लेखों को पढ़ सकते हैं, और लिखना शुरू कर सकते हैं। पहले लिखना क्या, ये तो सोचना पड़ेगा कि किस टॉपिक पे लिखना है। तो ये आपकी सलाह निश्चित तौर पे काफी लोगों को अच्छी लगेगी, और हमें लगता है कि डिजिटल वर्ल्ड में हमें और भी बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि हम ये देख रहे हैं अभी वर्तमान समय में कि प्रिंट पत्रिका लगभग खत्म हो चुकी है, बंद हो चुकी है। बड़ा अफसोस लोगों को होता है कि भाई कादम्बरी देखने को नहीं मिल रही है, वनिता वगैरह की भी लगभग सारे मतलब डिजिटल की ओर जा रहे हैं, या फिर बंद अगर आपकी आमदनी नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो बंद हो जाएगी, या मार्केट में रिलेवेंस भी खो चुके हैं लगभग। तो क्या प्रिंट पत्रिकाओं का पूरा विकल्प डिजिटल हो चुका है? कुछ मिसिंग सा लगता है, आपने को टच नहीं कर नहीं, पा रहे? मुझे ये नहीं, मैं ये नहीं मानती। नहीं, मैं ये नहीं मानती कि पूरा तरह डिजिटल हो गया है। हाँ, कम जरूर हुआ है, लेकिन डिजिटल पूरी की पूरी तरह तक अभी तक तो नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी मैं कुछ लोगों को जानती हूँ कि वो किताबें पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं।
तो अच्छी किताबें पढ़ना चाहते हैं। हाँ, मैगज़ीन्स की थोड़ी कम हुई ज़रूर हुई है, क्योंकि हर कोई आज के ज़माने में अगर हमें मुझे कुछ चीज़ अगर डिजिटल मतलब मैं अब मुझे फ्री मिल रहा है, तो हम ₹30 ₹40 क्यों लगाना चाहेंगे? तो मैगज़ीन्स की कम हुई है, अच्छी किताबों की कम नहीं हुई है। अच्छी किताबों की डिमांड अभी भी है। कुछ लोग अच्छे लोग मतलब जिन्हें पढ़ने का शौक है, अभी भी अपने लाइब्रेरी में अच्छी किताबें रखते हैं। तो मैं ये नहीं मानती हूँ कि कम हुई है, हाँ, लेकिन हाँ, उस मतलब मैगज़ीन्स की कम हुई है, किताबों की कम नहीं हुई है। इसलिए मैं प्रिंट की बोल सकती हूँ कि प्रिंट की कम नहीं हुई है। एक बात अब सही, जिनको पढ़ने का शौक है, सच्चाई है, जिनको पढ़ने का शौक है, जिन महिलाओं को आज भी वो मैगजीन खरीदती हैं, किताबें खरीदती हैं, जिनको नॉवेल्स पढ़ने का शौक है, नॉवेल्स पढ़ती हैं। लेकिन बदलते वक्त के साथ जब जैसी परिस्थितियां होती है उस अनुसार बहुत सारी चीजों को ढूंढना पड़ता है। प्रिंट मीडिया एक संकट के दौर से भी गुजर रहा है। और अगला जो सवाल है वो है युवा लड़की और महिलाओं के ऊपर। अब झारखंड की रहने वाली हैं, वहाँ की कई युवा लड़कियां और महिला एक लेखक और पत्रकार के तौर पर मीडिया या लेखन को अपना कैरियर बनाना चाहती हैं। उनके लिए कोई सलाह, और खासकर उन लड़की जो पत्रकारिता के फील्ड को असुरक्षित मानती है? कारण ये देखिए, आप पत्रकारिता में 5 साल रही हैं, तो आपने तो समाज में भी बहुत हद तक, समाज की मानसिकता में भी आप आज से 8 साल 9 साल पहले आपने पत्रकारिता से किनारे कर लिया। तो उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति आप पहले से तो बेहतर है, लेकिन रांची जैसे जगह में आपने 5 साल पत्रकारिता की, तो कुछ अपना अनुभव साझा करती। दूसरा, आप उन लड़कियों को, युवा लड़कियों को भी सलाह दें जो इन दोनों फील्ड में आना चाहती हैं, क्या उनके लिए क्या प्रेजेंटेशन? जहाँ तक पत्रकारिता का सवाल है, तो महिलाओं के लिए ये इस फील्ड को असुरक्षित इसलिए माना जाता है क्योंकि समाज में अभी भी महिलाओं के लिए है कि फिक्स कर दिया गया कि आपको 5 से 9 आपका ये जॉब का टाइम है, उसके अलावा आप काम नहीं करेंगे। ये मेरे समाज का सोच है। और जब रही बात पत्रकारिता की, तो उसमें टाइम फिक्स नहीं होता। इसलिए और मैं जो मानती हूँ कोई भी फील्ड असुरक्षित नहीं है। असुरक्षित का वातावरण पैदा करता है हमारा समाज, हमारा परिवेश। और जिस संस्था में हम काम करते हैं, अगर हम किसी जिस संस्था में काम करें, वो हमें सुरक्षा प्रदान करे। जैसे महिलाएं अगर रात में आ रही है, कैब की सुविधा दे, तो फिर कोई भी महिला असुरक्षित क्यों महसूस करेगी? तो मैंने ये चीज देखा है कि संस्था से सपोर्ट नहीं मिलता है। अगर मतलब अगर कोई भी मतलब क्या कहते हैं, मीडिया हाउस अगर सपोर्ट करता है, उसे कैब की सुविधा दे, बहुत सी ऐसी है, क्या बोलते हैं, मैं जानती हूँ कि वो कैब की सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो अगर कैब की सुविधाएं प्रदान करें, तो महिलाएं 3 बजे 4 बजे भी आती हैं घर नाइट शिफ्ट करके। लेकिन ये बहुत जगहों पर नहीं है। अगर ये सारी सुविधाएं अगर ये प्रदान कराए मीडिया हाउस, तो कोई भी महिला सुरक्षित महसूस नहीं करेगी। तो ये चीज मैंने देखा है, ये चीज इस चीज का नितांत अभाव है, और इसी कारण से महिला इस चीज को असुरक्षित महसूस करती है। अगर ये मीडिया हाउस अगर सपोर्ट करे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी महिला असुरक्षित महसूस करेगी। और आज का जो इंटरनेट युग है, औरतें भी समझदार हैं, तो उन्हें पता है कि उन्हें अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। तो इस कारण से तो अगर वो उन्हें जहाँ सुविधा मिलती है वो जाती है, नहीं मिलती नहीं जाती है। तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मीडिया हाउस की कमी है। अगर वो सुरक्षा प्रदान करेगी, तो फिर कोई भी महिला मीडिया फील्ड में जाना चाहेगी। अगर नहीं रहे, तो फिर वो नहीं जाना चाहेगी। और अगर झारखंड जैसे एक, मतलब अभी भी झारखंड को पिछड़े राज्य में ही गिना गिनती होती है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सॉरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो हाँ हेलो, अब आ रही है? हाँ 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 हाँ। चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। बातचीत के लिए बहुत सारी और भी प्रश्न बहुत सारे दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेकिन पूछना चाहूँगा ये, मतलब लड़कियों, मतलब आप ये मानती है ना कि फील्ड सुरक्षित है मीडिया का, अगर वातावरण समाज का सही है, तो फिर लड़कियां भी इस फील्ड में रह सकती है और काम कर सकती है? हाँ, बिल्कुल आराम से रह सकती है। ये तो क्या कहते हैं, अगर कोई भी सुरक्षा प्रदान करके समाज करे, तो क्यों ये फील्ड में कोई कमी नहीं। कोई भी फील्ड असुरक्षित नहीं होता है। असुरक्षित होते हैं आसपास के लोग, जो महिलाओं को असुरक्षित क्या कहते हैं, सुरक्षित होने से मतलब क्या बोलते हैं, जिन्हें देख के महिला को खुद को में असुरक्षित महसूस होता है। अगर समाज अगर सही रहेगा, तो कोई भी फील्ड में, मुझे नहीं लगता कोई फील्ड में क्या असुरक्षित है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महिला लेखक को लेकर लोगों में धारणा है कि वह सिर्फ महिला संबंधित विषय पर ही अपनी कलम चलाएंगे। ऐसे में आप भाषण में जो आप लिखती हैं,
उसके प्रति आपका झुकाव कैसे हुआ और आपको लोगों की कैसी हम्म प्रतिक्रिया लोगों की कैसी थी जब हम्म आपने जब ये मैं हास्य हाँ व्यंग करने की शुरू हाँ किया? हाँ मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग ये क्यों सोचते हैं कि महिला है तो महिला विशेष सिर्फ महिला विशेष वाली चीजों पर ही क्यों लिखेगी, महिला क्या क्या वाली विषयों पर ही क्यों लिखेगी। पता नहीं, मतलब कुछ लोगों का थॉट है, मैंने ये देखा है कि अगर महिलाएं हैं तो सिर्फ उनके गिने चुने विषय होंगे, सास बहू या कन्या भ्रूण हत्या, दहेज या घरेलू हिंसा। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि लोग यही सोचते हैं कि महिला है तो सिर्फ इन्हीं विषयों पर ही कलम चलाएगी। ऐसा नहीं कि मैं महिला विषयों पर कलम नहीं चलाती, लेकिन महिला का व्यापक विषय सिर्फ ये सिर्फ दुख से रिलेटेड ही विषय महिलाओं की नहीं होती कि सिर्फ महिलाएं दुखी महिलाएं हैं मतलब दुखी होंगी, उनका एक सिर्फ उनका शोषण होगा। ऐसा तो नहीं कि हमारे समाज में सिर्फ महिलाओं का शोषण होता है। जो ये धारणा लोगों ने बना रखी है, मुझे समझ में नहीं आता ये लोगों ने धारणा क्यों बना रखी है। महिला है तो हम और क्या कहते महिला एक व्यापक विषय होता है। रही बात हास्य बैंक की, तो मुझे हास्य बैंक लिखना मुझे अच्छा लगता है। सबसे पहले मुझे हंसना पसंद है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जो लिखूं तो लोग उससे हंसे। और रही बात व्यंग की, तो मुझे वो औजार बेहद पसंद है जो बिना आवाज के बड़ी से बड़ी चीजों को काट दे और वो व्यंग में आती है। तो व्यंग में वही बात व्यंग में होती है। तो मुझे लगता है कि हास्य व्यंग क्या कहते हैं ना कि मतलब मुझे बेस्ट लगता है, इसीलिए मैं मेरा झुकाव उसकी तरफ हुआ। और जब मैंने इस चीज को लिखना शुरू किया, लोगों ने काफी मेरी सराहना की। और क्या कहते हैं, इसलिए मैं और ये मेरा मैं सच कहूँ तो ये मेरा फेवरेट विषय है, हास्य बैंक। मतलब क्या कहते हैं, हास्य बैंक पर ही हास्य बैंक लिखना। बाकी अ, धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद फेसबुक लाइव में कवच बंदर के इस फेसबुक लाइव में आने के लिए। हम आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। आपने जो अपनी ओपिनियन दिए वो निश्चित तौर पे कम से कम समाज के उस वर्ग के लिए तो ज़रूर फ़ायदेमंद है जिसके बारे में आप कुछ ना कुछ व्यंग भी करते रहती हैं। तो सास-बहू के नुस्खे और आपस की बातचीत ये काफ़ी अच्छा लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है। अ, डिजिटल माध्यम से अपनी पहचान बनाने वाली श्रद्धा मिश्रा जी से हमने बातचीत की आज के इस फेसबुक लाइव में। हमें उम्मीद है कि हम आगे भी बहुत सारी बातचीत करेंगे, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे पर्सनली। तो मैंने सोचा कि भाई जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ और लोग भी जाने। अ, मुझे लगता है कि आपको ये फेसबुक लाइव पसंद आया होगा। आप अपने विचार टिप्पणी हमें अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और फिर एक बार और हम कुछ दिनों बाद एक बार और इसकी जब बुक रिलीज हो जाएगी। बुक का नाम है मंजूषा। मंजूषा कहानी मंजूषा क्या नाम है किताब का? मंजूषा कहानियों की जो तो एक कहानी ऑनलाइन संकलन वुमनिया है। के बाद हाँ कहानी ऑनलाइन वुमनिया जो एक कलेक्टिव संकलन था उसके बाद कहानी मंजूषा हम लोग के बीच आने वाली है। निश्चित तौर पे उसमें पढ़ने को और सीखने को हमें बहुत कुछ मिलेगा। तो मेरे बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आने वाली किताब के लिए बहुत बहुत और फिर से धन्यवाद। बातचीत करते बहुत बहुत रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू।